पूरी दुनिया अभी कोरोना महामारी की रही थी कि मंकी पॉक्स ने दुनिया भर में दस्तक दे दी है और कई जगह ये अपने पैर पसारता जा रहा है। इसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने भी आपातकालीन इमरजेंसी घोषित कर दी है। क्या होता है मंकी पॉक्स, कैसे असर करता है, किन लोगों को होता है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सफदरजंग हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर जुगल किशोर जी हैं। जुगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार। 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 सर, अभी हम कोरोना महामारी से ही उबर रहे थे, अचानक मंकी पॉक्स की दुनिया भर में दस्तक है, पैर पसारता जा रहा है। हिंदुस्तान में भी इसके मामले देखे गए हैं। जी तरुण जी, सभी की यही क्वेश्चन है कि वो क्या है ये मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स एक पॉक्स वायरल डिजीज है जो स्किन को और पूरे बॉडी को इन्फेक्ट करता है। जैसा कि आपने कहा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक चिंता के विषय बन गया है। मंकी पॉक्स रिसेंटली पूरे वर्ल्ड के अंदर कई देशों में ये हुआ। पहले ये जो मंकी पॉक्स था ये एक सेंट्रल अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका के कुछ देशों में लिमिटेड था, जहां पर वाइल्ड एनिमल के अंदर में ये कॉमनली होता था और उसमें आउटब्रेक होते थे और उसमें ह्यूमन बीइंग भी इन्वॉल्व होते थे। तो ये अभी फिलहाल जो देखा गया ये कई कॉन्टिनेंट के अंदर वहां से निकलकर दूसरे देशों में भी दिखा। तो जब ये 74 आज की तारीख में 75 देशों के अंदर ये फैल गया है और इसमें 68 ऐसे देश हैं जिनमें पहले कभी मंकी पॉक्स हुआ नहीं। तो जब कभी इस तरह से कोई इन्फेक्शन होता है कि जब पहले कोई केस वहां पर हुआ ना हो और पहली बार हुआ हो तो एक केस भी वो एपिडेमिक कहलाता है। तो वही रीजन है कि हमारे देश के अंदर कुछ केस जो यूएई से आए, 2 केस थे, उसके बाद में फिर एक सस्पेक्ट मिला उसके बाद में फिर दिल्ली के अंदर चौथा केस मिला और फिर अब कुछ और सस्पेक्टेड केस मिले हैं। तो कुल मिला के कहेंगे कि एक केस भी अगर जैसे दिल्ली के अंदर देखा गया तो वो एक अपने आप में आउटब्रेक माना जाएगा। और उसी सिलसिले में आपने जैसे कहा कि डब्ल्यूएचओ के अंदर इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे देशों में इसके केस मिले हैं और हमारे देश में भी उसी रफ्तार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने कदम जो उठाने चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए वो शुरू कर दिए हैं। ये कितना खतरनाक है, क्योंकि जब से लोगों ने सुना है कि इस तरह का कोई वायरस कह लीजिए या फिर वायरल कह लीजिए ये आया है, लोगों में चिंता होने लगी है कि कितना खतरनाक हो सकता है, कितना नहीं है, क्योंकि कोरोना से अभी हम लोग उभर ही रहे थे। यह बिल्कुल तरुण जी, ऐसा है कि अभी हमने कोविड को सहा है और उसमें काफी हमारे परिजनों की डेथ हुई है। तो ये एक लोगों के अंदर चिंता है कि क्या एक नया वायरस जो पॉक्स वायरस या मॉकी पॉक्स करके पूरे वर्ल्ड के अंदर उभर रहा है, तो क्या ये उसी तरह की तरह ही या एक एक क्षति पहुंचाएगा पूरे समाज को। तो इसका अभी हाल ही में जो एक एक्सपीरियंस है पैंडेमिक को लेकर, उसी को देखते हुए ऐसा लगता है कि क्या ये नया वायरस इस तरह तो नहीं होगा कि बहुत सारे लोगों की डेथ होगी या फिर इन्फेक्शन होगा या हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो उस को ध्यान में रखते हुए लोगों की चिंताएं ठीक हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वायरस बिल्कुल खतरनाक नहीं है और उससे लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे को जरूरत है कि हम ऐसे कदम उठाएं जिससे कि ये वायरस फैले ना और हम इसको जल्दी से जल्दी निपटा लें। इसके अगर शुरुआती लक्षणों की बात की जाए तो आम देखा गया है, जितना मैंने भी पढ़ा है, कि स्किन पे फोड़े फुंसी से हो जाना, इस तरह के इसके लक्षण होते हैं। इसके लक्षण क्या इसी तरह होते हैं या कुछ और भी हो सकते हैं?
तरुण जी, इसके जो लक्षण हैं वो ज्यादातर फीवर से शुरू होता है, बुखार होगा आपको। और जब आप किसी के ऐसे के संपर्क में है जिसको मंकी पॉक्स हो सकता था या है, तो उसके तीसरे चौथे दिन से फीवर हो सकता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है जो लंबा इंक्यूबेशन पीरियड, वो करीब 21 दिन से ज्यादा चला जाता है, 21 दिन के आसपास है। और छोटा अगर ड्यूरेशन हम देखें तो 3 दिन का है। कुल मिला के 5 दिन से हमारे को 11-12 दिन के आसपास इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो जब इसके संपर्क में आते हैं तो सबसे पहले बुखार होता है। बुखार के बाद में उसके शरीर में दर्द होगा, मांसपेशियों में बहुत उसको दुखन होगी, और लिम्फ नोड उसके बढ़ जाते हैं तो लिम्फ नोड में भी दर्द होता है। ये देखा गया कि इसके तीसरे चौथे दिन या पांचवें दिन में शरीर में दाने निकलते हैं जिनको हम रैश बोलते हैं। और इनकी एक वो है कि जिस तरीके से ये उभरते हैं, पहले ये छोटा दाना होगा, फिर बड़ा होता जाएगा, और उसमें फिर पानी की तरह लिक्विड फॉर्म होगा, चारों तरफ से रेड होगा, और फिर वो उसमें पस भर जाएगी, और पस भरने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगता है, और फिर वो ठीक हो जाता है। तो ये पूरा ड्यूरेशन 1 महीना लगता है इसमें। और ये पूरा जो प्रोसेस है, इसके अंदर व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है, मतलब कि वो किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आए ऐसे ड्यूरेशन में तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो दाने हैं ये ज्यादातर फेस पर, मुंह के अंदर निकलते हैं या मुंह के आसपास निकलते हैं पहले, और फिर वो शरीर में फैलना शुरू होते हैं और चारों तरफ फैलते हैं। और इसमें जो सबसे करेक्टरिस्टिक बात है कि जो हमारी हथेली है और तलवे हैं उनके अंदर भी ये दाने निकलते हैं, जो कि और दूसरे डिजीज के अंदर नहीं मिलते, जैसे कि चिकन पॉक्स है, या आपको और दूसरे पॉक्स वायरसेस हैं। या चिकन पॉक्स तो वायरस वो नहीं है, लेकिन जितने भी ऐसे जैसे मीजल्स है वो भी हमारे हथेलियों को छोड़ देता है, लेकिन इसमें होता है। और लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ये दिखाते हैं कि ये मंकी पॉक्स हो सकता है। लेकिन इसका जो सही डायग्नोसिस है वो तो सिर्फ आपको लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। जो हमारे दाने हैं उसका हमें सैंपल लेना होता है, या फिर नाक से या मुंह से हम सैंपल लेते हैं, जो कि हम जैसे कि कोविड है उसके अंदर हम लेते थे, क्योंकि ये इन्फेक्शन उसी तरह से हमारे खांसी जुकाम बुखार के साथ में होता है और फिर दाने निकलते हैं। तो हम अगर सैंपल उसका नाक नेजोफ्रेंजियल सैंपल लेते हैं स्वैब के अंदर, और हम दानों के सैंपल लेते हैं, या तो हम क्रश करके या फिर उसको उसमें से पानी निकाल के, मवाद निकाल के हम उसका सैंपल लेते हैं। और फिर हम अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस तरह के सैंपल आप एनसीडीसी दिल्ली के अंदर भेजेंगे, या देश में कहीं भी होता है तो वो पुणे में वायरोलॉजी लैब है वहां पर भेजना है। अभी फिलहाल इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है। तो वहां पर आरटी-पीसीआर या पीसीआर, जो हमारी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो हम कोविड के अंदर भी करते थे, वायरस को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो जब उसमें हमें पता लगे कि ये पॉक्स वायरस है या मंकी पॉक्स है, तभी हम उसको कहेंगे कि ये डिजीज पॉक्स है। लेकिन जब तक उसका डायग्नोसिस नहीं होता तो हम क्लिनिकल जो उसके सिम्टम्स हैं उसके बेस पर और उसकी हिस्ट्री के बेस पर हम उसको कह सकते हैं, प्रोबेबल डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये चिकन पॉक्स है, और हम उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। आपने आरटी-पीसीआर का जिक्र किया। आरटी-पीसीआर सुनते ही दिमाग में कोरोना का ध्यान आता है, तो क्या इसकी जांचें भी कोरोना की तरह होती हैं, और क्या ये प्राइवेट अस्पतालों में भी उपलब्ध है या फिर अभी सरकारी हॉस्पिटलों में उपलब्ध है? क्योंकि ये नया वायरस है और इसका जो प्रोसेस है उसमें उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए या उसकी जो एक टेक्निक है उसको हर जगह पहुंचाने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए इसको अभी फिलहाल, क्योंकि बहुत ही कम हमारे देश में 4 5 6 केस के करीब रिपोर्ट हुए हैं, तो सभी लेबोरेटरी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अभी अलाउ नहीं किया है।
अभी पुणे ही हमारे को अपने सैंपल देने होंगे। फ्यूचर में डेफिनेटली ये और दूसरे जो बड़े अस्पताल है वहां पर अवेलेबल हो जाएगी इसकी सुविधा, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि केस बहुत कम है, और अगर हम सारे ही सस्पेक्टेड केसेस को क्योंकि जो शरीर पे दाने निकलते हैं उसके बहुत सारे कारण होते हैं, वो मीजल्स भी हो सकता है आपका, और दूसरे फोड़ी फुंसी किसी और बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से हो सकते हैं, तो ऐसा ना अगला हो। सवाल मेरा आपसे यही था कि क्योंकि बरसात का मौसम है ये, ऐसे में फोड़े फुंसी निकलना ज्यादातर देखा गया है, लोगों के निकलती हैं, बच्चों के निकलती हैं, तो ये क्या मंकी पॉक्स है या फिर ये नॉर्मल फोड़े फुंसी है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब से जी ये मंकी बिल्कुल, पॉक्स का नाम सुना है, तब से जिनको नॉर्मल भी फोड़े फुंसी निकलते हैं तो एक डर बैठा हुआ है। बिल्कुल हमारे देश में जो स्किन का इन्फेक्शन है बहुत कॉमन है, और उसमें फोड़े फुंसी निकलते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है या और दूसरे वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो सभी पेशेंट को सस्पेक्ट मानकर और सीधा हम अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजें तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है और बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको मैनेज करना। तो इसलिए सभी डॉक्टर्स की और सभी हेल्थ वर्कर्स की हमारी ट्रेनिंग की जरूरत है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू कर दी है, और उसके बेस पर जो ट्रेनिंग है वो भी प्रोसेस शुरू हो गया है। तो एक डॉक्टर का फर्ज बनता है कि वो ठीक से उसकी हिस्ट्री ले, और हिस्ट्री के बाद में उसका अच्छे से एग्जामिनेशन करे प्रॉपरली, पूरे प्रिकॉशंस लेते हुए, और फिर उसके बाद में अगर उसको सच में ही लगता है कि ये मंकी पॉक्स हो सकता है। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया है जो जिसको मंकी पॉक्स हो चुका है, या जो जिसको हिस्ट्री है या जो डायग्नोस हो चुका है, तो डेफिनेटली वो एक एक सस्पेक्ट केस बन जाता है। लेकिन अगर उसका कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है और फिर हम देखते हैं कि सिर्फ उसको स्किन इन्फेक्शन है और दूसरे लक्षण नहीं है, तो हम उसको एक आइसोलेशन में रख सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये कोई दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ठीक हो जाए अपने आप ही। मैंने आपको बताया कि जो उसके रैश निकलते हैं उनका एक एक तरीका है ठीक होने का, और वो फिर एक दाग छोड़ के जाते हैं। तो डॉक्टर्स सारे इसमें कॉम्पिटेंट होते हैं, तो अपने आप डायग्नोसिस ना बनाएं। इसलिए आपका ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सारे लोग ये समझें कि अगर उनके शरीर पे कोई दाने हैं तो वो ये ना समझे कि आपको मंकी पॉक्स है। घर बैठे हुए किसी को मंकी पॉक्स नहीं होगा, पर डेफिनेटली क्योंकि ये इन्फेक्टेड है, आप भीड़ वाली जगह में जाते हैं, कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको इन्फेक्शन लग सकता है। तो उस केस में आप ध्यान रखें कि भीड़ वाली जगह पे ना जाएं। हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम करें जिससे कि हमको मंकी पॉक्स ना हो। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे आपने इसके शुरुआती लक्षण बताए कि उसमें बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, अमूमन यही कोरोना में होता था कि कोरोना में भी शुरू में बुखार आना, खांसी, सर दर्द, तो क्या ये मंकी पॉक्स कोरोना की तरह है या कोरोना से बिल्कुल अलग है? क्योंकि शुरुआती लक्षण तो मुझे एक जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है कि सारे लोगों को लगता है कि ये चीजें तो हर इन्फेक्शन के अंदर होती हैं, तो ये हो सकता है कि मंकी पॉक्स हो। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बॉडी हमारा जब कभी इन्फेक्शन होता है, कोई भी बीमारी होती है, तो वो रिएक्ट कर, जो करता है वो फीवर से करता है। अगर उसका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है या उसमें इन्वॉल्व हुआ है तो उसको खांसी जुकाम होगा। और मसल पेन ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि हमारा टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, तो उसमें मसल पेन या जॉइंट पेन हो सकता है। तो ये ज्यादातर ऐसे लक्षण हैं जो हमेशा किसी भी बुखार में या किसी भी इन्फेक्शन के अंदर होंगे। इसके अंदर जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट, जो आपके लिम्फ नोड हैं ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, जो गले के अंदर या हमारे बगल के अंदर होती हैं उसमें बढ़ जाती है, या फिर हमारे शरीर के ऊपर दाने होना, और वो दाने एक टिपिकल फॉर्म में होना, और हमारी हथेली या पाम के अंदर या कहना चाहिए सोल के अंदर हो जाना, वो एक इंडिकेट करता है। लेकिन डेफिनेटली जब तक कि उसका डायग्नोसिस क्लिनिकली होने से नहीं बनेगा, हमें चाहिए कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस हो,
तभी हम उसको कंफर्म कहेंगे कि ये इन्फेक्शन मंकी पॉक्स है। ये आपकी बात सही है कि ये वायरल और वो वायरल दोनों, लेकिन ये दोनों अलग अलग वायरस हैं, है ना। कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स वायरस बिल्कुल अलग है। हमारे और भी वायरस होते हैं, जैसे मीजल्स का वायरस है, वो भी डिफरेंट वायरस है, लेकिन लक्षण उसी तरह का करता है। चिकन पॉक्स का जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे, तो चिकन पॉक्स भी उसी तरह का है कि उसके अंदर भी स्किन इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन वो एक अलग वायरस है। तो वायरस बहुत सारे हैं और वो सभी हमारे को इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो हमारे को चाहिए कि हम किसी डॉक्टर से सलाह लें और सही तरीके से उसका वो कराएं, डायग्नोसिस कराएं, तभी हम उसको माने कि मंकी पॉक्स है। हाँ, सर जहां तक मुझे याद है, मैंने भी सुना है कि काफी समय पहले चेचक एक बीमारी आई थी, उसके और इसके लक्षण सेम है। उसमें कहते थे कि अगर देसी भाषा में कहें तो माता निकल रही है। तो क्या कुछ इसी तरह है, कुछ इससे अलग है? क्या इसकी भी कोई वैक्सीन आएगी, या जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवा रखी है, क्या वो लोग ये समझे कि वैक्सीन लगवा रखी है तो शायद ये बीमारी उन्हें छुए ना, ये वायरस उन्हें छुए ना? बहुत अच्छा प्रश्न है तरुण जी। इसमें जैसे आपने स्मॉल पॉक्स कहा, तो पॉक्स जैसे काउ पॉक्स है, बफेलो पॉक्स है या स्मॉल पॉक्स है, ये पॉक्स वायरिडी ग्रुप है, जो जो एक दूसरे के वायरस को एक जैसा होता है। तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो तो वो प्रोटेक्ट भी करते हैं। अगर हमारा स्मॉल पॉक्स हुआ है तो उसको काउ पॉक्स नहीं होगा, या अगर आप काउ पॉक्स के एक्सपोजर में आए तो आपको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। ये इसी चीज को देखकर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी थी। और ये आपको याद होगा कि हमारे देश में 1980 के आसपास हमने इस वैक्सीन को बंद कर दिया था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से जो स्मॉल पॉक्स है वो खत्म हो गया था। तो ये देखा गया कि जो लोग इस स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ले चुके हैं, उनको मंकी पॉक्स होने के चांसेस बहुत कम है। ये अभी इस वाली स्टडी में भी देखा है। और उन लोगों को अगर होता है इन्फेक्शन तो बहुत ही माइल्ड होता है, उनको फीवर, स्किन रैश भी बहुत कम होता है। तो ये इम्यूनिटी, क्रॉस इम्यूनिटी कहलाती है कि हम एक वायरस के इम्यूनिटी से हम दूसरे वायरस को प्रोटेक्ट कर लें। तो लेकिन जो आप ये बात कह रहे थे कि क्या कोरोना का इंजेक्शन, कोरोना का वैक्सीन जिसको लगाए, क्या हम मान लें कि मंकी पॉक्स उससे बचेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग वायरस है। अगर आपने सही ढंग से कोरोना की वैक्सीन लगवाई हुई है तो आपको कोरोना से निजात मिलेगी और उससे आप प्रोटेक्ट रहेंगे। उससे आप मंकी पॉक्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट नहीं रहेंगे। उसके लिए अभी हमारे पास में कोई वैक्सीन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कोई ऐसा ऐलान नहीं किया है कि वैक्सीन हमें चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम केस हैं। अगर फ्यूचर में हमारे बहुत ज्यादा केस हुए और हमारे लोग इस इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए, या हमने सरकार को मदद नहीं की और लोग उसी तरह की हैबिट करते रहे कि जिससे ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैले, तो हो सकता है कि हमारे को वैक्सीन की जरूरत पड़े और इसके जो दवा है, जो इसकी एंटीवायरल ड्रग है, उसकी भी जरूरत पड़े, जो कि काफी कॉस्टली है और हमारे पास में इस वक्त में नहीं है अभी। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। जब से मंकी पॉक्स का वायरस का जब से ये आया है, तब से लेके तमाम अफवाहें हैं, अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। सोशल मीडिया देख लो या तमाम चीजें देख लो। मेरा सवाल आपसे ये था कि ये किन लोगों को हो सकता है? क्या बच्चों को, बड़ों को, स्त्रियों को, या किनको हो सकता है? दूसरा, इसके बारे में चर्चा है कि जो समलैंगिक लोग हैं उनको ये ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप बताएंगे कि क्या है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका तरुण जी। इसका जो ट्रांसमिशन है वो हमारे, जैसे आपका गला खराब है, आपके नेजल कैविटीज में इन्वॉल्व हुई, या खांसी जुकाम आपको हुए, तो जब आप खांसेंगे या बात करेंगे तो जो आपके पास में व्यक्ति है उसको ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन फैल सकता है। जब आपके शरीर के अंदर फोड़े हो गए, या कह लीजिए फुंसी हो गई या रैश निकले, तो उसमें जो इवन उसका सिक्रीशन है या
उसका जो पस है वो आपके टच में आया है तो उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और ये देखा गया कि उसके क्रस्ट जो बनते हैं, जो सूखने के बाद में उसकी जो स्किन निकल जाती है, उससे भी इन्फेक्शन फैलता है। लेकिन ये देखा गया कि उसको खत्म होने के बाद में भी काफी वक्त तक ये ब्लड के अंदर भी रहता है। और इसी वजह से इसका जो ट्रांसमिशन है हमारा, न केवल रेस्पिरेटरी या ड्रॉपलेट से, बल्कि कांटेक्ट से भी होता है। और कांटेक्ट आपका सेक्सुअल कांटेक्ट हो तो उसके अंदर भी होता है। तो ये जो आपने कहा समलैंगिक जो संबंध बनाते हैं, जैसे कि एनल सेक्स है, उसमें काफी इंजरी होती है। तो देखा गया कि ये कुछ देशों में, जैसे कि कुछ यूरोपियन देश हैं इन, और या फिर यूएई देश हैं, उसके अंदर ये इन्फेक्शन जो होमोसेक्सुअल्स हैं उसके अंदर मिला, या गे हैं उनके अंदर मिला। सॉरी, आई एम यूजिंग द वर्ड, बट दीज आर द पीपल हु हैव गॉट द इन्फेक्शन मोर एज कंपेयर टू। लेकिन ये इन्फेक्शन सभी को हो सकता है। जैसा मैंने आपको कहा, ये अगर किसी व्यक्ति ने स्मॉल पॉक्स लगवाया हुआ है तो ये स्मॉल पॉक्स 80 से पहले लगा था। तो 80 से पहले जो जो लोग पैदा हुए हैं वो थोड़े इससे बचे हुए हैं। लेकिन 80 के बाद में अभी 40-42 साल के करीब हो गए, तो 42 साल के तक के लोग जो लोग हैं वो इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। और ये देखा गया कि बच्चों के अंदर जितनी भी छोटी माता बड़ी माता ये ज्यादा होती हैं, क्योंकि ये बच्चे आपस में खेलते हैं और इन्फेक्शन एक दूसरे से फैलता है। क्योंकि ये बच्चे ज्यादा एक्सपोज होते हैं तो इन्फेक्शन उनमें होगा। और ऐसे लोगों में होगा जो संपर्क करते हैं, या तो गैर कानूनी हो या कानूनी तौर से संपर्क करते हैं, बॉडी संपर्क करते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन होगा। तो हमारे को पता है कि इन्फेक्शन फैलने के क्या चांसेस है। तो ये देखा गया कि ये सेक्सुअल रूट से भी हो सकता है और क्लोज कांटेक्ट से भी हो सकता है। तो हमारे को इनको रोकने की जरूरत है। या तो बिल्कुल ना हो या फिर कोई भी प्रोटेक्शन के साथ में हो। ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपने कहा, क्या प्रेग्नेंट लेडी को हो सकता है? यस, उनको इन्फेक्शन हो सकता है। वो अपने प्लेसेंटा या ब्लड के थ्रू अपने बेबी को जो उसके वूम के अंदर है उसको भी इन्फेक्शन फैला सकता है। लेकिन ये देखा गया कि जो मदर को इन्फेक्शन है और उसके बच्चे को नहीं है, और वो उसको माँ दूध पिलाती है, तो दूध के थ्रू नहीं फैलता, क्योंकि वो उसको दूध पिलाती है और उसके बॉडी के संपर्क में आता है, तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। तो कहने का मतलब है कि क्लोज कांटेक्ट से इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है एज कंपेयर टू एनी अदर रूट। हाँ सर, आपने विस्तार से जानकारी दी और बताया, क्योंकि मैंने इसलिए ये सवाल पूछा था क्योंकि इसको लेकर अफवाहें भी बहुत हैं, सोशल मीडिया पे भी चर्चा होती है। अब मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है, जब से कोरोना आया है हमारे देश में, उसके बाद लोग एक सेफ्टी के तौर पर रहते हैं, बार बार हाथ धोना, भीड़ से बचना, मास्क लगाना। आप क्योंकि काफी सीनियर डॉक्टर हैं, लोग आपकी बातों को फॉलो करते हैं। अगर आप इसके बचाव के लक्षण और लोगों से कुछ कहना चाहें, क्योंकि इसको लेकर एक डर की स्थिति बनी हुई है, तो आप कुछ अगर कह दें, कोई संदेश देना चाहे लोग, ताकि माने, डरे ना, पैनिक क्रिएट ना हो, तो इस पर आपकी क्या वो है? तरुण जी, मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो ज्यादा घबराएं ना। ये इन्फेक्शन फैल सकता है। इस इन्फेक्शन को आप फैलने से रोकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने आपको तरीके बताए कि कैसे इसको हम ये कैसे फैलता है, और वही तरीका है कि इसको रोकने का भी। जो हम कोरोना में यूज कर रहे थे, जो भी हम उसमें उपाय कर रहे थे, वो देखा गया कि सारे इसमें भी कारगर सिद्ध होंगे और होते हैं। जैसा कि मास्क लगाना, अगर इन्फेक्शन है तो मास्क लगाएं, अपने हाथों को बार बार धोते रहें, क्योंकि ये हाथ ज्यादातर इधर उधर टच करते हैं तो फोमाइट से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो बीमार है उसके आप बिस्तर को छुएं, उससे भी फैल सकता है। अगर आप उसका इलाज कर रहे हैं मरीज, जैसे हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं या हमारी नर्सेज हैं और या वार्ड बॉय हैं, इनको भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इनको हमेशा प्रिकॉशन तौर पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करके ही उनका इलाज करना चाहिए। हमने
अलग से एक वार्ड भी बना दिया है। अगर हम सरकारी अस्पताल की बात करें तो आइसोलेशन वार्ड बन गया, जैसे हमने कोविड में किया था, जिससे कि इन्फेक्शन कम से कम फैले। तो मैं आपको ये कहूंगा कि क्योंकि नया वायरस है, बहुत सारी इसमें भ्रांतियां फैलेंगी। इसमें कोशिश ये रहे कि आप इस तरह की भ्रांतियों के चक्कर में ना पड़े और तरह तरह के उपाय ना करें। जो सरकार सलाह देती है वो बिल्कुल जो पुख्ता इंफॉर्मेशन होती है, जो बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, वो देती है। आप ऐसे चैनल्स को फॉलो करें जो आपको किसी अच्छे डॉक्टर के थ्रू, अच्छे इंस्टीट्यूशन के थ्रू आती हो। ये ना हो कि वो कोई भी व्यक्ति कोई भी कुछ बोल रहा है उस पर आप बिल्कुल विश्वास ना करें। आपको ये बता दें कि इन्फेक्शन बहुत ही साधारण तौर पे हम इसको रोक सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा हमारे को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम कोविड के अंदर सीख चुके हैं वो सारी चीजें जो एक मंकी पॉक्स को रोकने के लिए सक्षम है। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी आदतों को फिर दोबारा से वैसे ही करने लगते हैं जो आपको बताई जाती है कि नहीं, क्योंकि ये आदतें हैं। हमारे को साफ रहना है, हमारे को इधर उधर नहीं थूकना है, हमारे को भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना है। जो सरकार आपको इंस्ट्रक्शन देती रहे उसको फॉलो करना है। मुझे लगता है इससे हम बहुत हद तक इसके ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी महामारी ना बने हमारे देश में। क्योंकि इसमें एक बड़ा खतरा जरूर रहता है कि अगर ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जिनके अंदर इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनके अंदर ये फैल कर उनके अंदर इन्फेक्शन सीवियरिटी में चला जाता है और उनको नमूनिया हो सकता है या फिर उनकी ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है, जिसको हम एंसेफ्लाइटिस बोलते हैं, जिसमें डेथ हो सकती है। अगर आंख के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, आंख के आसपास या आंख के अंदर, तो उसकी आंख जा सकती है। तो इन चीजों को देखते हुए हम चाहते हैं कि लोगों को इस तरह के कॉम्प्लिकेशन भी ना हो, वो अपने आप को सुरक्षित रखें। बिल्कुल। और अगर आप लोग भी मंकी पॉक्स या अन्य बीमारियों से बचना चाहते हैं तो डॉक्टर जुगल किशोर जी की इस सलाह पर अमल जरूर करें, अपना बचाव करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अगर आपको कुछ लगता है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें ताकि वो आपको एक सही राय और आपका डायग्नोस कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया जुगल किशोर सर, आपने पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से बातचीत की, अपना कीमती समय निकाला और ये महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।